नमस्कार विद्यार्थी। आज हम बिहार कृषि एवं वन संसाधन का भाग क्रमांक 4 परिवहन जनसंख्या एवं नगरीकरण को पढ़ेंगे। पहले हम परिवहन को पढ़ते हैं। परिवहन वस्तु तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया है। इसे हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपने आपकी पुस्तक के अध्याय 4 में विस्तारित रूप से पढ़ा है। तो हम यहाँ पे जो बिहार के परिवहन के साधन है उनकी बात करेंगे। तो बिहार का जो अधिकतर भाग है वो मैदानी है, इसलिए यहाँ परिवहन के प्राय सभी स्थलीय साधनों का विकास हुआ है। और अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो बिहार का जो उत्तरी भाग है वहां पे बाढ़ अधिक आता है, जिसकी वजह से बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसकी अपेक्षा वहां पे यातायात का विकास कम हुआ है। और बिहार के यातायात के विकास यातायात के साधनों में मुख्यतः सड़क मार्ग, रेल मार्ग, कुछ नदी जल मार्ग, वायु मार्ग एवं रज्जु मार्ग प्रमुख है। तो हम पहले सड़क मार्ग को पढ़ते हैं। बिहार का जो सबसे प्राचीनतम यातायात का साधन है वो सड़क मार्ग ही है। और बिहार के जो दो सम्राट रहे हैं, अशोक एवं शेरशाह, ने सड़क मार्ग के विकास में जो योगदान दिया है वो स्वर्णाक्षरों में लिखने के योग्य है। और आजादी के बाद बिहार के सड़कों का विस्तार अधिक हुआ है। तो हम बिहार के जो सड़क है उनको मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय उच्च मार्ग, दूसरा है राज्य स्तरीय सड़क मार्ग, तीसरा है जिला स्तरीय सड़क मार्ग और चौथा है ग्रामीण सड़कें। इनमें जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वो राज्य को राज्य से जोड़ता है, यानी कि बिहार राज्य को भारत के जो अन्य राज्य है उनसे जोड़ता है। और इसमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2, जो ग्रैंड ट्रंक रोड का भाग है। इसका निर्माण किया था शेरशाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में कोलकाता से, पश्चिम में दिल्ली और पेशावर तक जाती है। और पेशावर जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है। और बिहार में जो इसके सिवा अन्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं उनमें प्रमुख है उच्च पथ संख्या 84 जो आरा बक्सर उच्च पथ संख्या है, और गोपालगंज से बरौनी तक उच्च पथ संख्या 28, और उच्च पथ संख्या 80 जो गया को फरक्का से जोड़ती है। और जो महत्वपूर्ण उच्च पथ संख्या है वो उच्च पथ संख्या 31 है, जो बिहार में सबसे लंबी सड़क है, जिसकी लंबाई है 398 किलोमीटर। ये रजौली घाट को बरौनी से जोड़ती है। तो आपने अध्याय 4 में पढ़ा होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना को। तो जो बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 206 किलोमीटर का भाग आता है, तो बिहार का 512 किलोमीटर का भाग जो है वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। बिहार की जो दूसरी सड़कें हैं वो राज्य स्तरीय सड़क मार्ग, जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है। तीसरी है जिला स्तरीय सड़क मार्ग, जो जिले के अंदर ही अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय को दूसरे अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है। और बिहार में जो सबसे अधिक विस्तार है वो ग्रामीण सड़कों का है। राज्य की ग्रामीण सड़कों का लगभग 77.66% जो है वो ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे रेल मार्ग को। रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में किया गया था, जो गंगा के किनारे से कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाकर किया गया। और इसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य वो सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए था। इसके बाद में बिहार में उत्तरी बिहार पश्चिमी रेल मार्ग का निर्माण हुआ, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग जिसे हम कहते हैं। फिर उत्तर में मीटर गेज का निर्माण हुआ, दक्षिण बिहार में बड़ी गेज का निर्माण हुआ। ये जो निर्माण हुआ था वो स्वतंत्रता के आसपास हुआ था। उसके बाद 1959 में राजेंद्र सेतु निर्माण हुआ। और इसके बाद जो है उत्तरोत्तर विकास रेल मार्ग का होता रहा। और वर्तमान में जो है मानचित्र जो है रेल मार्ग का वो काफी बदल चुका है। और हाजीपुर में इनके विकास के लिए जो 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थापित किया गया है। जो अगला परिवहन का मार्ग है वो है जल मार्ग, वाटरवेज। बिहार में नदियों में परिवहन जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ये बाधित है। और बिहार जो है एक वो लैंडलॉक स्टेट है ना, जिसे हम कहते हैं भू आवेशित राज्य। क्योंकि भू आवेशित राज्य उससे कहते हैं जिसकी सीमा जो है, बाहरी सीमा, वो किसी भी जल स्थल से नहीं मिलती है। भूमि से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो लैंडलॉक या भू आवेशित राज्य, भू आवेशित भाग कहलाता है। तो इसलिए समुद्री मार्ग का तो यहाँ विकसित होना संभव ही नहीं है।
और नदियों में कुछ परिवहन किया जाता था जो प्राचीन समय में अधिक था, वर्तमान में तल जम जाने से या फिर नदियों में पानी सूख जाने से ये परिवहन जो बाधित हो गया है। और यहाँ का अगर हम बात करें जल मार्ग की, तो प्रमुख जल मार्ग जो है वो है हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग। और बिहार में नहरों के निर्माण के बाद में जल मार्ग विकास की संभावनाएं बढ़ी है, जिसमें पश्चिमी सोन नहर से आय नहर निकालकर नाव परिवहन परिचालन किया जाता है। और भी कुछ प्रस्तावित नहर परियोजनाएं हैं। और वर्तमान समय में महेंद्र घाट के पास राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना की गई है। जो बिहार का जो वायु मार्ग है, एयरवेज, उसका अभी तक बिहार की जो आर्थिक दृष्टि है वो कमजोर है, जिसके कारण विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। इनमें मुख्यतः दो ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो है पटना एवं बोध गया। और जो अन्य हवाई अड्डे हैं वो है मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा। और पटना में एक वायुयान विद्यालय उड़ान क्लब की स्थापना भी की गई है। और बिहार का जो अगला परिवहन का साधन है वो है रज्जू मार्ग, रोपवेज। रोपवेज का निर्माण पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों में परिवहन के लिए किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए ये परिवहन के साधन का जो उपयोग किया जा रहा है वो रज्जू मार्ग ही है, रोपवे। क्योंकि यहाँ पे ना तो सड़क मार्ग बिछाया जा सकता, ना रेलवे मार्ग का विकास किया जा सकता है। इस वजह से ऐसे क्षेत्रों के लिए रोपवे का प्रयोग करते हैं। और बिहार में जो है राजगीर के गुदकुट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है, जो बौद्ध स्थान है एक प्रसिद्ध। और जो प्रस्तावित राजमार्ग है वो मंदार हिल रज्जू मार्ग है, जो जेने के लिए प्रसिद्ध स्थान है, उस पे जाने के लिए किया जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं बिहार के जनसंख्या एवं नगरीकरण को, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। बिहार जो आरंभ से ही सकन जनसंख्या वाला केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पे समतल भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी है और सालों भर से जो जल की व्यवस्था है प्रचुर मात्रा में। वर्तमान समय में हम देखें तो बिहार जनसंख्या आकार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। और हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 8,29,98,509 है। ये जो हम जनसंख्या के आंकड़े देख रहे हैं वो 2001 की जनगणना के हैं। और बिहार की कुल जनसंख्या का जो बिहार है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% है। और यहाँ पे मैंने 2011 की जो जनगणना है उसकी भी बिहार की कुल जनसंख्या को मेंशन किया है, ताकि आप इसमें अंतर समझ पाए कि बिहार में 2001 में 8 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी, जो बढ़कर 2011 में 10 करोड़ हो गई है। और इस कुल जनसंख्या में 4,32,43,795 पुरुष है और 3,97,54,714 महिलाओं की भागीदारी है। और हम बिहार में वृद्धि दर की बात करें तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर जो 1991 से 2001 के बीच है वो 28.62% है। और बिहार की कुल आबादी का 89.05% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और 2011 की जनगणना की बात करें तो बिहार में 88-89% है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। मतलब 10 साल में बिहार की जनसंख्या है उनका नगरीकरण नहीं हो पाया है। और बिहार का जो लिंग अनुपात है वो 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो बिहार के राष्ट्रीय अनुपात, जो भारत के राष्ट्रीय अनुपात 933 से बहुत कम है। और हम आयु वर्ग की बात करें तो बिहार में 0 से 6 और 7 से 14 वर्ष आयु समूह की आबादी सबसे अधिक है। इसका प्रमुख कारण है बिहार की ऊंची जन्म दर होना। आप जन्म दर को से देख सकते हैं कि 2005 में जो है वो बिहार की जन्म दर 30.4 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत है 23.8। तो आप इनका अंतर देख सकते हैं। बिहार में मृत्यु दर है 8.1, जो राष्ट्रीय औसत 7.6 से अधिक है। और बिहार की हम बात करें वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले पढ़ा था वो थी दशकीय वृद्धि दर। दशकीय मतलब जो 10 सालों में होती है, वार्षिक मतलब जो हर साल होती है। तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 2.23%, जबकि राष्ट्रीय औसत है 1.63%। तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और हम बिहार में धर्म की बात करें तो बिहार में मुख्यतः दो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू धर्म जो है वो 83.23% जो है वो भाग रखता है टोटल जनसंख्या में। और मुस्लिम धर्म है उसका भाग है 16.53%। बाकी जो सिकाई, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म है, लेकिन प्रमुखता से दो ही धर्म बिहार में पाए जाते हैं।
और बिहार की आप 2001 और 2011 की जनसंख्या है, उससे कुल जनसंख्या को इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे ये लाइट ब्लू कलर में 2001 की जनसंख्या को बताया गया और 2011 की जनसंख्या को डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इनमें कितना अंतर हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई है। हम बात अब हम बात करते हैं बिहार के जनसंख्या वितरण की, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बिहार में जो जनसंख्या का वितरण वो एक समान नहीं है, क्योंकि बिहार में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, आर्थिक विविधताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह कहीं पे तो बहुत ज्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण है तो कहीं पे जनसंख्या का अभाव है। बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वो पटना जिले में है, और अगर हम नगर की दृष्टि से बात करें तो भी पटना नगर का प्रथम स्थान है। पटना राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.40% रखता है, जबकि जनसंख्या जो है वो यहाँ पे 5.68% है। तो आप देख सकते हैं कि पटना पर जनसंख्या का कितना भार है। और हम जनसंख्या वितरण को 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। इनमें पहला वो है जिनमें 3 से 5% आबादी वाले क्षेत्र हैं। इनमें जो पहला क्षेत्र है वो है गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर आदि जो ये जिले हैं इनका क्षेत्र। इनमें मुख्य बात यह है कि जो ये 12 जिले हैं, इनमें से 11 जिले जो है वो उत्तरी बिहार में अवस्थित है, और सिर्फ एक जो गया जिला है वो ही दक्षिणी बिहार में अवस्थित है। और ये क्षेत्र बिहार के कुल क्षेत्रफल का 39% रखता है। और राजस्थान सॉरी जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो 46% है इस एरिया में। और जो दूसरा वर्ग है वहां पे जनसंख्या 1 से 2.99% आबादी वाला है, जिनमें सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा, बांका आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में बिहार के कुल क्षेत्रफल का 54.85% है, और जनसंख्या का संकेंद्रण है 45.84%। और बिहार में शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय जिले ऐसे हैं जहाँ पे 1% से भी कम आबादी पाई जाती है। इन 3 जिलों में बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.48% है, और इनमें जनसंख्या का संकेंद्रण है 2.22%। और इसमें जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वो कम होने की वजह जो है वो है कृषि का पिछड़ापन है, कम क्षेत्रफल। और अगर हम बिहार को 2 वर्गों में वर्गीकृत करके पढ़ें, उत्तरी बिहार एवं दक्षिण बिहार, फिर हम उनमें जनसंख्या का संकेंद्रण देखें तो उत्तरी बिहार में अपेक्षाकृत गहन जनसंख्या पाई जाती है। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 43.80% है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या संकेंद्रित है वो है 63.42%। और दक्षिणी बिहार में 56.20% क्षेत्रफल है, और यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 36.58%। अब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर आप इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि ये धरातल एवं जनसंख्या का अनुपात है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इनमें भी जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो पटना में पाया जाता है 1471। यहाँ पर मैंने एक साधारण से मानचित्र से जनसंख्या घनत्व को समझाया है। आप ये इंडेक्स देख सकते हैं, संकेत दिए हुए हैं। इनमें जो मैंने 5 तरह के भागों में वर्गीकृत किया है जनसंख्या घनत्व को, जिनमें जो ये रेड कलर का सर्कल है ये दर्शाता है जहाँ पे 1200 या उससे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ग्रीन कलर का सर्कल दर्शाता है जहाँ पे 1000 से 1200 जनसंख्या है। और स्काई ब्लू कलर का जो ये सर्कल है वो 800 से 1000 जो जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले हैं उनको प्रदर्शित करता है। और ये संकेत 600 से 800 जो जनसंख्या घनत्व रखते जिले उनको बताता है। और येलो जो कलर का जो सर्कल है वो बताता है कि कहाँ पे 600 या उससे कम जनसंख्या घनत्व है। तो हम इनको थोड़ा देख लेते हैं कि जो रेड सर्कल की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः सिवान, सारण, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय और पटना जिले में है। मैंने यहाँ पे पटना जिले को ज्यादा हाईलाइट किया है क्योंकि ये हमारे बिहार की राजधानी भी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला भी है। और जो 1000 से 1200 जो जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले हैं उनमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर और नालंदा जिले हैं। और जो 800 से 1000 जनसंख्या घनत्व जिन जिलों का है उनमें सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर,
यानी कि जैसे-जैसे जनसंख्या घनत्व कम होता जाता है, वैसे-वैसे उनके नंबर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। और 600 से 800 जो जनसंख्या घनत्व रखते हैं, वो आप देखिए जो भी उत्तर-पश्चिम वाला उत्तर-पूर्वी वाला जो एरिया है, इनमें आपको याद आया होगा हमने जब कृषि संसाधन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इस एरिया में जूट का जो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। तो इनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो ये जिले हैं, यहाँ पे 600 से 800 जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है बिहार में, तो मुख्यतः 4 जिले हैं उसके। देखिए आप ये येलो कलर का सर्कल देखिए, इनमें पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जमुई एवं बांका है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और अगर आपने इस मानचित्र को ठीक से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ ये एक भाग ऐसा है जहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं करा गया, बाकी सब जिलों की अवस्थिति दर्शाई गई है नाम से, इसमें नहीं बताया गया है। तो ये आपके लिए आज की एक्सरसाइज है कि ये जो खाली छोड़ा है मैंने यहाँ पे जिला, इसका क्या नाम है। क्योंकि अगर आप पहले का मानचित्र देखेंगे तो ये जहानाबाद जो वो नालंदा तक विस्तृत था, लेकिन अब ये यहाँ पे एक नया क्षेत्र है, तो आप इसका नाम खुद ढूंढिएगा। जब आप इसको साधारण तरीके से अगर इस मानचित्र को आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बताई है, लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से देखते हैं तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है उनमें जैसे ये रेड सर्कल ज्यादा जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, तो ये पटना में भी है, तो ये सिवान में भी है। तो आप अगर इनका क्षेत्रफल देखें तो पटना क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, जबकि सिवान जो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा जिला है, तो भी यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो आप इनके कारणों को भी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, और भी जो चीजें हैं वो इस मैप से आप एक्सप्लोर कीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं नगरों का विकास। तो बिहार में नगरों का इतिहास जो वो बहुत प्राचीन रहा है, और अधिकतर जो नगर है वो नदी के किनारों पे विकसित हुए हैं। और अगर हम समय काल की बात करें तो हम बिहार के नगरों को 3 प्रमुख समय कालों में बांट सकते हैं। एक है प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरा है नवीन नगर। तो जो प्राचीन नगर है उनमें पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोध गया, उदयपुरी और सीतामढ़ी प्रमुख है। इन नगरों का विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ था। और जो मध्यकालीन नगर है उनमें सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा एवं सिवान प्रमुख है। इनका जो विकास किया गया था वो प्रशासनिक कारणों से किया गया था। और जो बिहार के नवीन नगर है उनका विकास उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो है आदि और जो औद्योगिक चीजें हैं उनके कारण इनका विकास हुआ। इनमें बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया, मुंगेर, जमालपुर, कटिहार आदि है। लेकिन इन नगरों के विकास के बावजूद भी बिहार का अगर हम ओवरऑल विकास देखते हैं तो वो अ, भारत के जो अन्य राज्य है उनकी तुलना में बहुत कम है। इसकी वजह से जो बिहार है वो सबसे कम शहरीकृत राज्य है भारत का। जैसे हमने बात की थी कि बिहार में 89% के लगभग ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नगरीय आबादी कितनी कम होगी। वो सिर्फ 10.5% है। और भारत की नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो 27.78% है। तो आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं कि भारत में तो 27.78% भाग में जो है वो नगर जनसंख्या का वो नगरों में रहता है, जबकि बिहार में तो 10.5% ही भाग है। और इन नगरों में भी जो नियोजित नगर जिन्हें कहते हैं, नियोजित नगर मतलब प्लान सिटी, जिन्हें पहले से नियोजन के साथ बनाया जाता है, उनमें बिहार विभाजन से पूर्व सिर्फ एक ही नगर था, वो है टाटा नगर। अब बिहार विभाजन के बाद ये भी बिहार का अंग नहीं रहा है, और लगभग बिहार में एक भी नियोजित नगर नहीं है। हम आंशिक रूप से देखें तो जो हमारे बिहार की राजधानी है पटना, वो आंशिक नियोजित नगर है। इसके सिवा 2 नगर और है, बरौनी तथा वाल्मीकि, जिनको भी हम आंशिक नियोजित नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा परिवहन के साधन, जनसंख्या एवं नगरों के विकास को। आपका जो अध्याय 5 है उसके जो वीडियो लेक्चर्स है वो इन्हीं 4 पार्ट्स में हमने पढ़ा है, तो आपका अध्याय 5 है वो यहीं समाप्त होता है। अब जो हम अगला जो लेक्चर है उसके अंदर जो ये 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने जिन टॉपिक्स को पढ़ा है उनके क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो आप उससे पहले ये चारों जो वीडियो है उनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि जो आगे का जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है वो आपको समझने में आसानी हो जाए। धन्यवाद।